अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब-ए-हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और आज प्रोग्राम के आगाज़ में ही हमारा मेहमान बना है एक थाने का पूरा अमला। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, बड़ी मेहरबानी। मेहमान की नौकर की नखरा की ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਬਹ ਜਨੈਸ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਦੀਕ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਉਸੇ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ। काश ऐसा ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਸ਼ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ये भमें चढ़ा के मुझसे बात कर रहे हैं। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਵਾਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। स्टाइल है जी साहब जी का। जुनैद साहब, बात यह है कि यहाँ आपके प्रोग्राम में बैठ के कथारसिस हो जाते हैं, हमारे दिल की भड़ास निकल जाती है, चूंकि आप हमारी पुलिस के महकमे की आवाज को पहुंचाते हैं हुक्काम बाला तक। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन एक बात बल्कि एक तल्ख हकीकत जो है वो ज़हन में रखा करें कि हमारा ये शो आपके जो आला पुलिस अफसरान है वो भी देख रहे होते हैं। ताबेदार असी ताबेदार जनाब, और हमेशा ताबेदार। मगर यहाँ पे अगर हुकाम बाला भी ये देखते हैं प्रोग्राम हमारे पुलिस के, तो यहाँ पे एक एतराज भी करना चाहूंगा। जिस तरह हुक्मरानों ने, हुकूमत ने हमारे आईजी साहबान को बदला है, इंतज जुनैद साहब घर च बंदा बल्ब नहीं जो बदलता। मेरा मतलब है कि आईजी हैं, आईजी जुनैद साहब बिलीव करें कि आईजी राती नाम वो निकल जाए ना, आईजी ते सारी रात नींद नहीं होती। और देखो 7-8 आईजी नहीं बदलते रहे। इसलिए ये जो पुलिस का मोरल है ये डाउन होता है। पुलिस ये सोचती है ये जो अपना हमारा है पुट्टा या आपका सदीक ताबेदार या आतीक, जो इस लेवल के बेचारे मुलाजमीन हैं, वो ये सोचते हैं कि आईजी के साथ अगर ये हो रही है तो हम किस हैसियत के लोग हैं। आपको क्या लगे ऊपर आईजी चेंज हो गया, नहीं चेंज हुआ? आपने थाने का डिसिप्लिन ठीक करना है। गल समझ नहीं रहे। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਫੀਸਰਸ भी देखते हैं प्रोग्राम, इन्हों जरा थोड़ा जिहा चुको इशू। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बैठो बेटे बैठ जाओ। मसला ये है कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो पुलिस की शान होते हैं, पुलिस के माथे का झूमर होता है आईजी। जब चीफ ही बदला जाएगा तो हमारी क्या हैसियत है सर? ये बात करनी चाह रहे हैं जो इस बच्चे ने जोर लगा के की। सदीक साहब, मेरा ख्याल है साहब ना कहो भावे नाल, साहब बेशक ना कहो, क्योंकि दोस्ताना ਤੁਹਾਡਾ मेरा नहीं दोस्ताना अपनी जगह, आपका एहतराम अपनी जगह। शुक्रिया जुनैद साहब। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं कि जिस तरह आप लोग अपने कम वसाइल के साथ दिन रात देखे बगैर जिस अंदाज में भी हैं अपने खिदमात जो है सर अंजाम दे रहे हैं, वो लायक तहसीन है। और मेरा ख्याल है पूरी कौम को आपका जो मस्बत पहलू है वो भी नजर में रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इन्हां गल्लां तो मैं तुहानू कहना कि प्रोग्राम सिर्फ हस्बे-हाल च जाना है। जी सदीक साहब, मुझे तो ये लगता है कि आप लोगों का जो मेन एम्फेसिस है ना, जो आपका फोकस है, वो अब क्राइम फाइटिंग से हट के अपने तकर्रर, तबादले, ट्रांसफर, इन चीजों में पड़ गया। जुनैद साहब, बात ये है कि जब एक मुलाजिम को अपनी नौकरी की अपना जमानत ही नहीं रहती तो वो क्या काम करे। ये मेरी बात सुने सदीक साहब, आपको इस बात से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि आपको कहां पे पोस्ट किया जाता है। आपको अपने फर्ज से गर्ज होनी चाहिए। आपको क्या लगे कि आपको थाना, आपको टिबी लगा दिया जाए या आपको थाना जॉर्टाउन लगा दिया जाए? जुनैद साहब, इन दोनों थाने चुन कुछ नहीं पे देखा? नहीं, मेरा मतलब है जे तुसी मेहरबानी करनी लगी हो तो फिर इकबाल टाउन थाना लवाओ। ओ जुनैद साहब, उथे आमद बड़ी जे, मेरा मतलब है लोगों की बड़ी आमद है। आप कभी जाके दुबई चौक में खड़े हो जाएं, सामने मून मार्केट सर जी, मून मार्केट भी सामने। मून मार्केट सर जी उत्थे दी कढ़ाई ते मच्छी नहीं मान। पुट्टे ओ बेटा, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ। जुनैद साहब, ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ रहेगी। जुनैद साहब, बात ये है, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो ऑफिसर्स
और जिम्मेदार पोस्ट जो होती है वो वहां पे तैनात जो होते हैं ऑफिसर्स जी उनकी इस तरह तकर्री और तबादला नहीं होना चाहिए। 4 दिन साह भी लैन दिया करो। ये आईजी नु इंज बदल रहे हैं जिवें हर महीने कैलेंडर का सफा बदली दा एसएचओ जो है उसको अभी आके अपने एरिया के नक्शे की समझ नहीं आती कि पिछू ऑर्डर आ जाते चलो भाई चुक लो ट्रंक ते निकलोगे। ये भी कर जाते, इतनी फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्स नहीं होनी चाहिए। ये बहुत तो ये बात है। मैं तेन क्या सी गल मननगे। जी जी अच्छा ये बात छोड़े, इस बेचारे को क्यों साहब घसीट रहे हैं? बेचारे नहीं जी, साडे दोस्त जी अब्बासी साहब। अच्छा अब्बासी साहब तारुफ कराओ ना अपना। अब्बासी साहब का होटल है हमारे इलाके में, बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा, बड़ा मजेदार होटल है। आपके थाने के पास है? हाँ जी, नहीं तीदों वाली एरिया दे विच ही है जी। ओ सर जी, चक्की वाले चौक में इनके थाने के करीब जी मेरा होटल है। होटल क्या है जी, बदनसीबी का अड्डा है। क्यों भाई जनाब 1 महीना हो गया, 17,500 रुपए का बिल बना हुआ इनके अमले पर। ओ बिल तो देते रहने हैं, बदनसीबी दा अड्डा तो कह रहे हैं जी। सुबह बेचारा पकांदा है कोई 100 बंदे की रोटी, पुट्टा जाके कल्ला ही खा ले। तो पुट्टा पैसे भी तो दे ना। जी पुट्टा पैसे दिंदा, पुट्टे पैसे नहीं दिंदा। नहीं देता सर, नहीं देता। 17,500 रुपया बिल। कितना बिल रह गया? 17,500 रुपया। तेन पूछो कितना सी? 47,000 रुपया बिल बन गया सर। ये मैं लुआया जी, मैं इंशाल्लाह बेटे 17,000 भी लग जाएगा। 17,500 यार चलो 17,500 बेटे दे देंगे। सिंध दे आईजी का मसला हल हो लवे, तेन 17,500 दे देंगे। सर जी सिंध का के आईजी का तुम्हारे होटल के बिल से क्या ताल्लुक है? सब टेंशन पूरे महकमे में केओस फैला हुआ है। और तुम्हारी टेंशन केओस में भूख कम नहीं हुई है? 47,000 का खाना खा गया सब जायद नहीं होया, नजर भी आंदे। जनाब इतना अरसा हो गया मेरी रकम नहीं दे रहे, ऊपर से मेरी बेटी की शादी आ गई, मुझे जरूरत है। यानी 17,500 रुपया बिल है ते बच्ची दी शादी जेड़ी है वो उड़ीक रहा कि बिल आएगा ते करांगा। 98,000 रुपया 1 तोला है सोना। 17,500 च बेटे उतला जेवर वाला डब्बा खाली नहीं मिलता। यार आप उसका बिल दें जितना भी बनता है। इससे पूछे जुनैद साहब ये बिल है? बिल नहीं है, हरगिज नहीं। माल इसका मैंने उठवाया है। जुनैद साहब रोटी का वेट कम किया इसने। क्या बात कर, आपने उसकी रोटी तोली थी जाके? तोली है। मैं इन्हू क्या है बस पुट्टे नू मैं कहा पुट्टे वेट करो, पूरे बाजार में जिसकी रोटी का वेट कम होगा उसको फौरी तौर पे सारा माल उठा के थाने ले आओ उसके। पहली बात तो ये है कि ये आपका काम नहीं है। दूसरी बात, आपके पास कोई स्केल था, कोई वेइंग मशीन थी, किससे तोल लिया आपने रोटी? साहब पुट्टे दा माशाल्लाह जिन्ना तजर्बा है, ये 22 रोटियां खाए ना जी जो, ते वेट अगर रोटी दा पूरा होवे तेनू हल्की जी हिचकी आंदी है। ये होटल तो रोटी खा गया है, क्या है आगे मैंने दसिया उन्हें मलक साहब कत्ती खा गए, कत्ती एहसास भी नहीं हुआ हिचकी दा। सर जी ये तो खाम बात बना रहे हैं। मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैंने बिल मांगा है और ये रोटी का वजन करने के लिए। अब्बासी साहब बात ये है कि आपका तो केस दायर हो चुका है, अब अदालत जाने और आप जाने। देखिए ये जो है ना, ये कि पुलिस का एक मौक़िफ़ होता है, जबकि साइल या मुल्जिम का एक दूसरा मौक़िफ़ होता है। उसके तदारुक के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ा एक जबरदस्त स्टेप उठाया। उन्होंने कर दिया पॉकेट कैमरास लगा दिए। अब पॉकेट कैमरास लगाना सब कुछ सामने आ जाएगा। जब ये रोकते हैं नाकों पे जो पुलिस है, उन्होंने एटलीस्ट ये पहले मरहले में उनको कैमरास लगा दिए। अब आप जो मर्जी करेंगे सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। वाह जी वाह। ये इधर कैमरे लग गए। हाँ तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो वेलकम कहते हैं, मगर थोड़ा सा एक रिजर्वेशन पेश करना चाहता हूं। वो क्या? जी जी इतनी सी रिजर्वेशन जरूर है मेरी कि सीने के ऊपर कैमरा लगवा। देखो ये है इलेक्ट्रॉनिक का काम। अगर किसी पुलिस अफसर ਨੂੰ ਇੱਥੇ करंट ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਏ। उसमें इतना कोई क्रंच रंट नहीं होता, फजूल बहानेबाजी कर रहे हैं। जुनैद साहब फिर भी काफी ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਫੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਚੰਦਾ बैटरी सेल तो करंट पवे ਤੇ बेहोश हो ਜਾਂਦਾ है। ये सिस्टम पूरी दुनिया में राइज है इस वक्त। अब पता चल जाएगा, जब आप रिश्वत मांगेंगे तो पकड़ा जाएगा, बदतमीजी करेंगे तो पकड़ा जाएगा, गाली देंगे तो पकड़ा जाएगा, और अगर अवाम आपके साथ मिसबिहेव करती है तो रिकॉर्ड हो जाएगा। ये बात है, ये बात है। इसका मतलब है आखिरी चीज रिकॉर्ड हो जाए, पहली तीनों चीजें रिकॉर्ड ना हो। देख लो अगर केसट वड्डी लगी है तो सारा रिकॉर्ड हो गए, मगर अगर केसट छोटी है तो आखिरी पोर्शन जरूरी है। जुनैद साहब जो कानून के साथ बदतमीजी करने वाले लोग हैं उनका मुहासबा सबसे पहले होना चाहिए। और कानून अगर खुद मजाक बन जाए फिर तो मैं कह रही हूँ केसट वड्डी है तो वो भी रिकॉर्ड करो। अतीक जी, ये जो कैमरे लग रहे हैं, कैमरों को छोड़ो,
अतीक जी एक दफा फिर कहो। अतीक जी, ये जो कैमरे लग रहे हैं हमें भी रिकॉर्ड करेंगे ना? हाँ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ। ਓਏ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਹੋਰੇ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਓਏ? सर मैंने आपसे ये शिकायत भी करनी थी, ऑफिस डिसिप्लिन का ये बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं। कल एक दूसरे को मूंगफली छील छील के एक दूसरे के मुंह में डाल रहे थे। हाँ जी बॉस जी, अतीक रजिया नु कहंदा 10-12 मूंगफलियां इंज छेल के ते मेरे ते फूक मार, मैनू वो फुੱਲ पैंदे नजर आउंदे। यस सर। ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ। अच्छा फिर तो खैर है। ਬਸ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਜ਼ੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਜੇ ਮਫਰੂਰ ਹੈ ਮਫਰੂਰ। जी बाबू जी, मैं कसम खाती कि मुंडा गिरफ्तार करके फिर निकाह करना है ताकि साबित हो जाए कि अतीक किसी की सिफारिश नहीं मनता। जुनैद साहब, ये लोग तो अभी चले जाएंगे, मेरा बिल तो ले दे। ਉਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ कहते दे देंगे। सदीक साहब, अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं तो भुट्टे की तनख्वाह में से बिल काट के मुझे मेरा दे दो। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਫਸਰ ਕਹਿਣ ਕਿਉਂ ਡਾਏ ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਪਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਓਏ ਪੁੱਟੇ ਜੀ ਸਰ। ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। सर जी ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਆ। सिद्दीक साहब, मुझे लगता है कि कानून की गिरफ्त जो है ना वो ढीली पड़ती जा रही है। मुझे अच्छी तरह याद है जब यही भुट्टा साहब शुरू में हमारे शो में आए थे तो ये जब सर पे हाथ मारते थे तो पटाख पटाख की आवाजें आती थी। अब इनकी पटाख की आवाज ही नहीं आ रही। जुनैद साहब, अगर बार बार आईजी चेंज करोगे तो कितने रह जानी है पटाख? ये आईजी दी पटाख हुंदी जेड़ी थल्ले तक आंदी जे। नाज़रीन, हमें क्या लेना, एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान में ये जो तलाक होती है उसमें से 13% जो तलाक़ें हैं उसकी वजह भी शराब नोशी है। शराब नोशी क्यों है उसकी आगे मुख्तलिफ वजूहात हैं। अच्छा भाईजान, एक लम्हा फिक्रिया आपकी खिदमत में काफी दिनों बाद पेश करने लगा हूँ, लेकिन अर्ज करो। लेकिन वो वाकई बहुत तशवीशनाक लम्हा फिक्रिया है। आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे। और उस लम्हा फिक्रिया की जो वजह है वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है। वो एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है। हाँ जी। उसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया भर में वो मुल्क है जहां पिछले 10 बरसों के दौरान सबसे तेज इजाफा हुआ है शराब नोशों की तादाद के हवाले से। दुनिया भर में वर्ल्ड का रिकॉर्ड बता रहे हैं आप। यानी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है पिछले 10 बरसों में पाकिस्तान ने। पाकिस्तान नंबर 1 है इस वक्त पिछले 10 बरसों में शराब नोशी की तादाद में इजाफे के हवाले से। ये इजाफा कितना है? 62%, 62% इजाफा हुआ है। यानी आज से 10 साल पहले अगर 100 लोग शराब पीते थे तो आज 10 सालों के दौरान ये तादाद है ये 162 को टच कर चुकी है। हिंदुस्तान भी हमसे पीछे है। हिंदुस्तान में सिर्फ 48% इजाफा हुआ है। देखो ना जरा कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर इस तेजी से इजाफा हो रहा है, जबकि हमारे मजहब के अंदर बिल्कुल नशे की ममानियत है। हरगिज़ नहीं करना नशा। मुसलमान जो है अगर उसका ईमान पुख्ता है, उम्मुल खबाइस, जी, ये उसके ईमान में ही शामिल होना चाहिए। तो वैसे तो जुनैद, मैं आगे भी कहता हूँ गुस्ताखी की मुझे माफी दे दो, नहूसत भी इसीलिए है हमारे। बिल्कुल मुनाफिकत की वजह से ये जो नहूसत है बड़ी ज्यादा, क्योंकि हम लोग आंखें बंद करके कबूतर की तरह बैठे हुए हैं और बिल्ली सर पे खड़ी हुई है। और कबूतर की तरह आंखें हमने इसलिए बंद की हुई हैं। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि सारा कुछ पता है हमें, तो हर चीज मजहब ने बता दी है। प्रॉब्लम पता है क्या है? इस ये जो लम्हा फिक्रिया मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आमतौर पे लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान में शराब नोशी इस नहज पर पहुंच चुकी है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि ज्यादातर जो पाकिस्तान में शराब नोशी है या वो बहुत निचले तबके में, या आपको वो नजर आएगी देहातों में, बहुत गरीब तबके में, या कच्ची आबादियों में जहां पे इस तरह शराब सस्ती शराब पी जाती है। उस पर हम बाद में जिक्र करेंगे। फिर या जो है वो जो बहुत पॉश एरियाज में मॉडर्न हल्के हैं, जो हमारे जो एक खास क्लास है, एलीट क्लास है, खवातीन में बहुत बढ़ गई है ये नशे। खवातीन क्यों पीती हैं? खवातीन तो पी के बड़क भी नहीं मार सकती।
बात अच्छी, यानी तुम्हारे ज़हन में ये है कि शराब सिर्फ एक बात के लिए पी जाती है कि बड़क मारी। भाई अल्लाह से माफी मांगो, शुक्र करो अल्लाह ताला का कि अल्लाह पाक ने दूर रखा हुआ है। अच्छा, आप यकीन मानो मैंने ऐसे ऐसे मंजर देखे हुए हैं कि तौबा इस्तगफार रोना निकल जाता है कि ये क्या हो रहा है इस घर के अंदर, सिर्फ शराब की वजह से। अच्छा, सारे घर का माहौल सिस्टम बेड़ा गर्क हुआ हुआ। अच्छा, ये लम्हा फिक्रिया के तौर पे मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, उसकी वजह यही है, इस पर हम बाद में बात करेंगे कि उसके जो माशरती असरात हैं, उसके जो समाजी असरात हैं, वो किस कदर हौलनाक है, अफसोसनाक नहीं, हौलनाक है। पूरे का पूरा माशरा का जो हमारा सोशल फैब्रिक है वो बर्बाद हो रहा है इसकी वजह से। अच्छा, ये जो WHO की रिपोर्ट तो मैं बताने लगा था कि अब आई है ना सामने, 1.5 या 2 साल पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है मुख्तलिफ मुल्कों में शराबनोशी के हवाले से। उसके मुताबिक पाकिस्तान में शराब नोशों की जो तादाद है वो 10% से ज्यादा है। इसका मतलब है कि कमो बेश ये 10% से अगर ज्यादा हुई तो 2 करोड़ लोग शराब के नशे के आदी हैं। यार जुनैद, मुझसे खुदा की कसम सुनाया ही नहीं जा रहा। एक बच्ची ने फोन किया था, मुझे याद है आज तक, इतनी ऊंचा वो रोई बच्ची फोन के ऊपर कि खुदा वास्ते अजीजी अंकल कोई इस बारे में हर हफ्ते ये कहा करे। कहती है मेरा खामन जो है वो शराब पीता है और मेरे वालिदैन को पता नहीं था, मुझे उन्होंने ब्याह दिया हुआ है और मैं अब अपने वालिदैन को भी नहीं बता सकती कि मेरी जिंदगी में मेरे साथ क्या हो रहा है। कहती है रोज मैं इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारती हूँ, और वो जो पी के उसके बाद वो घर आता है या घर आके पीता है, उसके बाद उसके सोने तक जो मेरी जिंदगी से होता है हशर मेरा, मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, फिर ऊंचा रोई। अच्छा, हमारे यहाँ जब शराब पर एतराज किया जाता है ना तो लोग कहते हैं जी कि आपको मौत पड़ी हुई है, पूरी दुनिया पीती है, वहां पे कुछ नहीं होता। किसने कहा कि कुछ नहीं होता? किसने कहा कि कुछ नहीं होता? पूरी दुनिया के स्टैटिस्टिक्स उठा के देख ले, वहां पर भी खानदानी झगड़ों की, मारपीट की, घरेलू तशद्दुद की, ट्रैफिक वायलेशंस की, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की सबसे बड़ी वजह जो है वो शराब नोशी है। वहां पर तो 2 तरफा है, वहां पर तो औरतें भी पीती हैं, मर्द भी उतनी पीते हैं, वहां पर तो 2 तरफा ये मुसीबत है। नहीं जी, वहां पे क्यों नहीं कुछ होता? पुलिस ने हर वक्त वो नशा चेक करने वाले पैमाने मीटर साथ रखे होते हैं, इसीलिए वो फौरी तौर उनको ये है कि भाई ये जो नशे में है इसको गाड़ी चलाते हुए नहीं हमने छोड़ना, इसको यहाँ पे दंगा फसाद करते हुए फौरी तौर पे उस पे हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की एक तहकीक बताती है कि अमेरिका में होने वाले ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के जो 53% है वो ये शराबनोशी की वजह, 53%, यानी आधे से भी ज्यादा जो ट्रैफिक एक्सीडेंट है वो शराबनोशी की वजह से होते हैं। और पाकिस्तान में ये जो तलाक होती है उसमें से 13% जो तलाकें हैं उसकी वजह भी शराबनोशी है। शराबनोशी क्यों है उसकी आगे मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो ये कि शराब पीकर दंगा फसाद करना, बीवी के साथ मारपीट करना, और उससे भी बड़ी वजह यह है कि जो बंदा शराबनोशी का आदी है वो अपनी निस्फ आमदन जो है वो शराब की नजर कर देता है, तो फिर माली मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं। घर का जो फैब्रिक यार, बच्चियां घरों में, बच्चे घरों में, औलाद किस तरह दीवार के साथ लगी होती है, अगर उस शख्स को वीडियो बना के उसको होश में दिखाई जाए कि ये होता है तुम्हारे नशे में, तुम्हारे बच्चों का हाल, तुम्हारी बीवी का हाल, तो डूब मरे वो बंदा अगर उसमें थोड़ी सी भी सर, कई देहातों में लोग ईद त्योहार पे जहरीली शराब पीने से, वही मैंने अर्ज किया ना जनाब कि हमारे देहातों में बहुत ज्यादा है, और हर खुशी के मौके पे सबसे बड़ी जो उनकी सेलिब्रेशन है वो शराब है, देसी शराब है। 510 हलाकतें हो चुकी हैं पिछले 10 सालों के दौरान जहरीली शराब पीने से। हर दूसरे चौथे दिन हम पढ़ते हैं जहरीली शराब पीने से इतने बराज हलाक, लेकिन कोई उसका नोटिस ही नहीं ले रहा। मैं तो अच्छा, फिर एक जगह से ये नहीं कंफर्म हो रही, ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना तादाद पाकिस्तान में, पहले मैंने WHO की रिपोर्ट आपको कोट की है, फिर मैंने वॉल स्ट्रीट जर्नल की कोट कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में शराब बनाने वाला जो वाहिद सबसे बड़ा इदारा है जिसको हम बाज जो हैं पैसे की ज़बान में दुनिया को देखने वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान की अचीवमेंट समझते हैं उस कंपनी को। उस कंपनी की जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, उसमें हर साल 20% इजाफा हो रहा है, 15 से 20% इजाफा हो रहा है। 1 करोड़ लीटर वो सिर्फ बियर पैदा कर रहा है इदारा। और भाईजान
लम्हा फिक्रिया सिर्फ ये नहीं है कि शराब नोशी की आदत में इजाफा हो रहा है या शराब नोशों की तादाद में इजाफा हो रहा है जी। सबसे बड़ी फिक्रमंदी की बात यह है कि इसकी कबूलियत में इजाफा हो रहा है। आज से चंद साल पहले तक हम इसका नाम भी जबान पे नहीं लाते थे। मैं पर्सनली बताऊं कि मैं हस्बे आल जब मैंने टेक ओवर किया, मेरे जहन में खुदा बाय गॉड इस शराब नोशी पर बात करते हुए जबान लड़खड़ाती थी, लेकिन अब ये हर दूसरे घर में डिस्कस हो रही है बात। अब ड्रामों में दिखाई जाने लग गई है शराब नोशी। अब आप इसको उस लेवल की बुराई समझते ही नहीं है, अब आप एक आम चीज समझ के इसको डिस्कस करते हैं। तो जब आपकी कबूलियत, आपकी झिझक खत्म हो गई है, तो फिर कल कला जो है जिसकी झिझक खत्म हुई है, कल कला वो आदी भी हो जाएगा। यार मुझे बताओ ना, एक सादा सी बात है कि जिस घर में बाप शराब पिएगा वो अपने बच्चों को कल कला कैसे रोक पाएगा? एक ऐसा बच्चा जिसने सारी जिंदगी शराब ही नहीं घर में देखी, और एक ऐसा बच्चा जो दिन रात अपने बाप को शराब पीते हुए देख रहा है, एग्जैक्टली लाइक सिगरेट नोशी करते हुए देखते हैं, उसकी सिगरेट की जो झिझक है वो खत्म हो जाती है। तो जो शराब नोशी करते हुए देखेगा बाप को, वो कैसे खुद को रोक पाएगा? हाँ जी। और दूसरा जुनैद, असल बात तो यही है ना कि माहौल घर का जो है, वो बच्चे बेचारे बड़े तंग होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो फील करना शुरू कर देते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि हमारा वालिद इस तरह का है। और ये समझ नहीं आ रही होती हम लोगों को कि ये हम क्या कर रहे हैं और किस तरफ को जा रहे हैं और कितना नुकसान कर रहे हैं, सिर्फ सेहत का ही नहीं या माहौल का ही नहीं, अगली नस्लें खराब कर रहे हैं। अजीजी भाईजान, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। शराब नोशों के तो जिगर फटते हुए देखे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वाकई सही कह रहा है ये गोगा। मेरे भी मुशाहिदे में है, हमने खुद देखा है, बड़े बड़े नामवर लोग, नाम लेना मुनासिब नहीं, अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान फरमाए और अल्लाह पाक माफ़ी फरमा दे, अल्लाह पाक माफ़ी फरमा दे। ऐसी बुरी हालत में देखी है उनकी आखिरत और एंड के जिक्र भी नहीं करना चाहिए, अल्लाह से बस माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ ना कि आप चलो अपने पैसे का नहीं ख्याल करते, अपने घर के माहौल का नहीं ख्याल करते, अपने बच्चों का नहीं ख्याल करते, और अल्लाह का वास्ता जी अपने आप ना तो ख्याल कर लो और उसके रसूल के अहकामात का ख्याल नहीं करते। नौजुबिल्ला, वाकई ये सब कुछ सामने है, मगर अपना तो ख्याल कर लें। कौन सा ऐसा शराब नोश है, कौन सा ऐसा शराब नोश है जिसकी आखिरत में, जिसके एंड पे, जिसकी एज बढ़ जाने के बाद उसको इस चीज के रिजल्ट खतरनाक नहीं मिले, और डॉक्टरों ने ये नहीं कहा कि शराब की वजह से तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया, तुम्हारा जिगर बर्बाद हो गया, तुम्हारे फेफड़े बर्बाद हो गए हैं। कौन सा ऐसा, किसी ने छोड़ दिया तो बोला था बात, जो पीता रहा है उसका तो हमने तो यही एंड देखा है। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। क्या करूं जुनैद साहब, इतनी बूढ़ी रेलवे को, रेलगाड़ियों को चलने के लिए साथ डांग पकड़ा दूं? जहां से ट्रैक कमजोर है, रेलगाड़ियों को क्या कहूं, वहां से जरा एहतियात से चलें। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार पाकिस्तान के वफाकी वजीर रेलवे मोहतरम जनाब शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। सर उठ जाए। शेख साहब, सर शेख साहब इंटरव्यू। चिकबम 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 चिक चक 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 चिक चिक। जुनैद साहब, दुख इस बात का नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है, ताबेदार हैं हम, और अदालत का और कानून का जितना शेख रशीद ने सारी जिंदगी एहतराम किया है जी, कभी और किसी ने नहीं किया। अफसोस सिर्फ इतना है जुनैद साहब कि सारी जिंदगी जिस महकमे को दे दी है उसी की वजह से बेइज्जत हो गया। अब सिर्फ यही ख्वाहिश है कि ML1 मंसूबा कंप्लीट हो जाए, फौरी तौर पे सियासत छोड़ दूंगा। शेख साहब, माजरत के साथ, क्या आप हर बात के जवाब में ML1 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 ML1? जुनैद साहब, खुदा के वास्ते जरा गौर करें कि 1861 में ये रेलवे का ट्रैक बना था जी। 1861 में गौरी साहब जो कब्रें बनी थी उनमें 6-6 दफा मुर्दा दफनाया जा चुका है। उन कब्रों में मुर्दों की लड़ाई हो रही है, एक दूजे नु कह रही है कि यार तू ते मर गई है, परा होके बहो। दूजा कह रही है मैं मर गया ते तू इत्थे केड़ा विजिट ते आया है।
तू ही मर गए हैं, मैं भी मर गए हैं, साडी दुआ दी बराबर दी जगह है। 1861 यार, वो आज की बात नहीं, 1861 1861। जी जी जी, 1861 में गौरी साहब खजूर के पत्ते से हॉकी खेलते थे। क्या खिलाड़ी साथ गोल कर रहा था, साथ सारा स्टेडियम साफ कर रहा था। यार ये 100 साल से पहले का ट्रैक बना हुआ है। ये जिस वक्त रेलवे ट्रैक बना था उस वक्त की आप क्रिकेट की फुटेज निकाल के देखे, इतने चौड़े बल्ले से क्रिकेट खेलते थे। जरूरत ही नहीं थी होती बल्ला घुमाने की, खिलाड़ी विकेटों के आगे बल्ला खड़ा करके तो खुद भी खड़ा रहता था। 6-6 दिन बॉलर लगा रहता था, क्रिकेटर आउट नहीं था होता। और कितों ना जी अगे तो बल्ला रखे जी। जी जी, बल्कि कई दफा तो क्रिकेटर बल्ला वहां पे गाड़ के चाय पीने चला जाता। पीछे से बॉलर लगा हुआ है बेचारा, मगर बैट्समैन आउट नहीं हो रहा। बैट्समैन चाय पीने गया तो जी 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 जी, और इतना चौड़ा बल्ला होता था, बॉलर को पता ही नहीं था होता इसके पीछे बैट्समैन है कि नहीं। विकेट कीपर बेचारा बताता था कि बैट्समैन कोई नहीं हूं। पीछे निकल गए। क्वाइट ए लॉन्ग टाइम यार, 1861 जी। हमारे मोहल्ले में जुनैद साहब रावलपिंडी एक 1861 से पहले की हवेली है जी। गौरी साहब उधर जो ताला लगा हुआ है उसकी चाबी नहीं है, वो ताला मंत्र पढ़ने से खुलता है। और जिस बाबे को मंत्र आता था वो मर गया हुआ है। ताला तो फिर ना खुलिया ना। यही मैं कहना चाहता हूँ, रेलवे की बहाली कैसे खुल सकती है? वो बुजुर्ग ही चले गए हुए हैं जिन्होंने ये ट्रैक बनाया था। मेरी बात सुने, आपके वजीर बनने से पहले भी इसी पुराने ट्रैक पे ट्रेन चल तो रही थी ना। इस ट्रैक में भी जो बेहतरी आ सकती है वो तो ला के दिखाएं आप। जी। क्या करूं जुनैद साहब, इतनी बूढ़ी रेलवे को रेलगाड़ियों को चलने के लिए साथ डांग पकड़ा दूं। जहां से ट्रैक कमजोर है, रेलगाड़ियों को क्या कहूं, वहां से जरा एहतियात से चलें। इंजन में पेट्रोल के साथ न्यूरोबियोन के इंजेक्शन डाला करूं। बताएं क्या करो मैं, इतनी बूढ़ी रेलवे का क्या हो सकता है, और आप मुझे को मशवरा दे दें। शेख साहब वजीर आप खुद सोचें। ओ यार मैं क्या सोचूं, 1861 की रेलवे आपको बताया मैंने गौरी साहब। हाँ जी। ये जब रेलवे शुरू हुई थी उस वक्त रेलवे स्टेशन पे आटे के पकौड़े बिकते थे। ये जो आज आपको रेलगाड़ी में बोतलें बिकती हुई नजर आती हैं वो ट्रर ट्रर, ये अभी इजाद नहीं थी हुई। गन्ने की रौ बिकती थी। बिल्कुल सही कह रहे हो शेख साहब, उदों तो रौ कटने वाला बेलना नहीं होता, अज मैं दुपट्टा नचोड़ी दा एवें गन्ने च रौ कटी दी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरी साहब। ये जो आपको रेलगाड़ी का आखिरी डब्बा नजर आता है आज गार्ड वाला, जी जी, गौर से देखें ये रॉ वाली रेडी होती थी। ये हमारी रेलगाड़ी तो जुनैद साहब इतनी पुरानी है, बुजुर्ग बताते हैं कि जब पहली रेलगाड़ी बरेसगीर में आई थी तो गांव के गांव आगे लग के दौड़ पड़े थे, कोक आपसे सांप आ गया है। ये तो बड़ी बाद में लोगों को पता चला कि ये भी एक सवारी है। लोग तो सिर्फ तांगा घोड़ा ही जानते थे, और गांव के लोग बेचारे घोड़े के आदी कई दफा लूसन पकड़ के रेलगाड़ी के इंजन के आगे कर देते थे। उस वक्त रेलवे इंजन में हार्न नहीं था लगा होता, ड्राइवर मुंह निकाल के बेचारा आवाजें निकालता होता था, और जवाना बच के ओए। वाकई आप सही फरमा रहे हैं शेख साहब, बहुत पुराना रेलवे ट्रैक है। बल्कि ये जो कहते हैं ना कि रेलवे ट्रैक पे लोगों ने कब्जे कर लिए हुए हैं और घर बना लिए हैं, ये इतना पुराना रेलवे ट्रैक है कि टेढ़ा मेढ़ा होके खुद ये लोगों के घरों में घुस गए, लोगों ने कब्जे नहीं किए इस पे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखे ना, आप बाप किसी दानिश्वर के साथ बात करें तो वो बात को समझ रहा हो। शेख साहब वो तंज कर रहे हैं। मुझे भी पता है बेटा, मगर चुप रहो, अदालत का मामला है। शेख साहब खुदा के लिए अपने महकमे की कारकर्दगी बेहतर करें, करप्शन रोकें वहां पे। देखें, मैं तो ये बात पहले भी कह चुका हूं कि गर्दनें उतारनी पड़ेंगी। चंद करप्ट ऑफिसर्स की आप गर्दनें उतारे, सारा महकमा सीधा हो जाए। तो ईमानदार लोगों को आपने खुद निकाल दिया। मुझे अच्छी तरह याद है जब आप वजीर बने थे तो गालिबन पहले ही इजलास में जिस बंदे की शोहरत जो थी ईमानदार तरीन बंदे की थी रेलवे में, हनीफ गुल डीएस रेलवेज थे, उन्होंने सिर्फ इतनी जसारत की थी कि आपकी बात से इख्तलाफ किया था। आपने उनको इंतकामी तौर पे उठा के गवादर भेज दिया जहां पे रेलवेज ही नहीं है। कमाल है ना आपका। मैंने उसे इंतकामन ग्वादर नहीं भेजा जुनैद साहब, मुझे पता है बड़ा कॉम्पिटेंट अफसर है। मैंने इसलिए उधर भेजा उसे कि वहां पे रेलवे नहीं है, जाके ढूंढे रेलवे। हाँ, अगर 1861 की इधर मिल सकती है तो उससे पुरानी उधर से मिल सकती है।
शेख साहब आप तो काफी परेशान लग रहे हैं। मैं क्या बताऊं, इस रेलवे ने मुझे तो दिल का मरीज बना दिया। शेख साहब दिल इस तरफ नहीं बाएं तरफ होता है। जुनैद साहब, जो मेरे साथ हो रही है, आप दाएं बाएं की बात करते हैं, दिल घुटनों में चला जाता है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। या कड़ी के पकौड़े उठा के भाग जाना। वाह वाह वाह, कड़ी पकड़ाते हुए सारे चोर इतराफ कर। जिन्हें जिन्हें जो जो चीज चोरी की थी वो आज मनेगा। लो जी, आज हस्बे माजी में मैं ऐसी नन्ही मुन्नी और मासूम सी चीज आपको बताने लगा हूं, मगर एक बहुत बड़ा कल्चर, जी जी, एक बड़ा खूबसूरत कल्चर होता था, देखने को मिलता था, जो अब नहीं रहा मोबाइल फोन के आने की वजह से। किसी वक्त तो मेरा दिल करता है कि अपना मोबाइल तोड़ दो। मार दिया इसने बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी खूबसूरती हमारे कल्चर की मोबाइल फोन ने खत्म कर दिया। लो जी, याद ये आया मुझे कि खवातीन हमारी माएँ जो हैं, हमारी माएँ खासतौर पे हमने उनको देखा हुआ है इस कल्चर के अंदर जी, जब सब्जी काटने के लिए बैठती थी तो अकेले नहीं थी बैठती। अक्सर ये होता था, जो अंदरून महल्ले होते थे, अपनी सब्जी पकड़नी, अपना छानना या अपनी टोकरी पकड़नी या छाबा पकड़ना, और सब्जी और छुरी लेके तो जाके हम साई के पास बैठ के काटना। तो अपनी सब्जी काट, मैं अपनी सब्जी काटनी। और 4-4, 5-5, 6-6 खवातीन मिल के बैठ के हमने देखा गलियों महल्लों में बैठ के सब्जी काट रही होती थी, और वहां पे तमाम महल्ले की पॉलिटिक्स, सोशल, पॉलिटिकल, माशरती, तरीखी, हर किस्म का टॉपिक छिड़ा होता है। टॉपिक कम चढ़ता था, गीबत का एक तूफान। यार इस तरह ना कहो, बच्चियों की शादियों के मशवरे, एक दूसरे के हाल पूछना, बड़ी मजे की उधर वो गुफ्तगू कर रही होती। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो अपनी अपनी सब्जी जब वो जमा हो जाती थी ना खवातीन, तो मकसद तो होता था कि एक महफिल सजाना, लेकिन वो सब्जी पहले मिल के काटती थी सबकी ना, पहले तुम्हारी काट ली है, गोभी है तो फिर काट ली, फिर सब एक दूसरे की सब्जी मिल के काट। मैं कहता हूँ जी 2 किलो मटर जेड़े ने 5 मिनट च छिल के वो मार दिए। इतनी सारी मिल जाती थी, ना लगता सी मटरों के खिलाफ जंग हो रही है। अच्छा, ये तो था मिल बैठ के सब्जी काटना। जो माए घर में ही फिर बैठ के किसी वक्त काटती थी सब्जी, या जो नहीं इस तरह का माहौल होता था मोहल्ले का, जब बाकी मोहल्लेदार खातून से लड़ाई हुई होती थी, ये लड़ाई हुई होती थी, वो बच्चों के लिए बड़ा कमाल का मंजर होता था। बच्चों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी वो सब्जी काटने वाली अपना एक्टिविटी। बच्चे लाइमन पास आ जाते थे मटर के दाने खाने के लिए, और अगर अपना वो मूलियां खाई जा रही हैं तो मूली भी चौक के खानी, गाजरें खास तौर पे, गोभी अगर काट रहे हैं तो गोभी का फूल खाना, या गोभी के डंडल के ऊपर से छिलका तार के उसकी गिरी निकाल के खाना। अच्छा सर, भिंडियां काट के उसके ऊपर वाले वो इधर लगाने, ये भी एक मजेदार होता था। भिंडियों की वो जो कैप और पूछ ले हैं उसके साथ जेन बनना। नहीं, ये थैला भिंडियों की डूंडियां यहाँ पे लगा के ना बादशाह बनता था, और कहता क्या था कि जल्दी जल्दी मेरा हुक्म मानो वरना मेरी बादशाह खुश्क होके गिर जाएगी। और बादशाह बन के तो सब्जी ला लेंगे इधर बाहर, और नाक में 3-4 लगाता था फिर भी पीने लगता था। भी नहीं लगता था। अच्छा, मुख्तलिफ चीजें बड़े मजे की हमें याद हैं जी। मसलन गजरेला बनना है तो वो जो होता था छाननी, क्या उसे कद्दूकश करना, गाजरों को उसमें से निकाल के थोड़ी थोड़ी खानी है, जो खीर पे बच जाता था उसको भी खाते थे जी। फिर अब साग, सरसों का साग, वो दातर पे, दात जिसे कहते थे, उसके ऊपर साग काटना, वो बड़ा देखने का मजा आता था। फिर अपना वो जो है मेथी बनाना, कमाल, वो भी। फिर पत्ते ऐसे धनिए के या मेथी के पत्ते तोड़ तोड़ के रखना। गोगे वर्गे रात में पैर च दांत वज जाता ਹੁੰਦਾ ਸੀ फिरदे। बड़ी मजे की ये चीजें होती थी, बड़ी मजे की। छोलिया निकालना एक बड़ा दिलचस्प मंजर हुआ करता था। वो हरा छोलिया, सबज छोलिया जो होता था, इतना बड़ा ढेर होता था, निकलते बच्चों। मैं कहता हूँ जी कि वो जो छोलिया होता था सबज,
उसको आग के ऊपर भूना भी जाता है, भून के उसको खाया। बड़ी मजे की ये छोटी होले छोटी बना लेते थे होले। है जी, होला 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 होला। अच्छा, फिर एक और चीज आपको याद होनी चाहिए सब्जी काटने के हवाले से जी। सब्जियां काटते हुए इर्द गिर्द मुर्गियां इकट्ठी हो जाती है जी, लाजमन वो पत्ते शत्ते चुनने के लिए। हाँ। बल्कि कई दफा मुर्गी फैंटी भी खाती थी अम्मी से, क्योंकि वो आगे मटर खा जाती थी कटे हुए। फिर उन सब्जियों में से ही कोई चीज उठा के तोते को भी डाली जाती थी, सही। या वो डंडल शंडल बकरियों को भी डाल देते थे। घर में अगर कोई बकरी या भैंस वगैरह रखी हुई या उसको डाल देना। अच्छा, बाज़ औक़ात तो माएँ खुद भी लाड में आके कोई एक आध चीज सब्जी काटते हुए खुद पकड़ा देती बच्चों को। लेकिन बाज़ दफा बच्चे भी नदीदे हो जाते थे, वो बार बार आते थे, तो फिर माएँ छुरी का दस्ता मार के पीछे करती। यानी निक्कियां होंदियां भी ये को आम आदमी नहीं सी, सब्जी चोर मां जी को छुरी का दस्ता खा के हटता। मैं कहता हूँ जी कि फैंटी तो ऐसी ऐसी पड़ती थी, कई बारी मुझे ये भी याद है कि माँ ने मटर निकाले या कोई और सब्जी ऐसी लजीज सी काट के रखी है जो बच्चों को अच्छी लगती है, तो माँ में नाल दियां दी खबर लैन टुर गई है, या बेचारी बाथरूम में चली गई है, तो वापसी तक अद्धी हांडी कच्ची खा गए। आपस की बात है। दुनिया भर में लजीज तरीन मुख्तलिफ चीजें डिशेस खाई हैं, लेकिन वो मजा नहीं आया जो अम्मी खाना पका रही होती थी, तो जब गोश्त भून रही होती थी उस वक्त चोरी बोटी निकाल के खाना। या कड़ी के पकौड़े उठा के भाग जाना। वाह वाह वाह, कड़ी पकाते हुए सारे चोर इतराफ कर। जिन्हें जिन्हें जो जो चीज चोरी की थी वो आज मनेगा। कड़ी के पकौड़े निकालते थे तो वो वाकई वो पहले ही खा जाने। कड़ी की पावांगे, पहले ही खान रहे तो कड़ी की पावांगे। हाँ जी, कड़ी में क्या डाल। अच्छा, जब मैं सब्जी काटती थी तो हम लोग छोटे छोटे पास बैठकर माँ को कॉपी करते थे। माँ जब पिलर से या नाइफ से सब्जी छीलती थी तो बिल्कुल वैसे ही कॉपी करते थे, और ये आदत बचपन से लेके बड़े होते तक रहती है। आज तक हमारी बहन काटने लगती है सब्जी तो कह देते हैं कि ना कर, कोई जिम्मेदारी तो मेरे पे छोड़ दो, खुदा के वास्ते कोई जिम्मेदारी तो मेरे पे छोड़ दो। मुझे ये भी कबूल है, लेकिन तुम्हारी भाभी जिद ये करती है कि तुम अपनी माँ के स्टाइल में काट दो, मेरी माँ के स्टाइल में काटो। ये तो ज्यादती है ना, ये तो जुर्म है ना। कैसा अमान से ये फफे कुटी आदमी है कि सब्जी काटने में भी तेरी मेरी हो गई। नाज़रीन, ये सब कुछ था ऐन हस्बे हाल। चलते चलते छोटी सी बात ये कि जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, बस अपनी अपनी अदाकारी पर मुनहसर है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।